हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एमबी स्टडी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। समास जो है वो सम प्लस आस से मिलकर बना हुआ है। इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के बीच प्रयुक्त विभक्ति संबंध सूचक शब्दों को हटाकर उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उन्हें समास कहते हैं। समास किया हुआ शब्द क्या कहलाता है? समास पद या सामासिक पद कहलाता है। समास विग्रह क्या होता है? समास पद को उसके मूल रूप में विभक्ति सहित अलग अलग शब्दों में तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। इसका एक उदाहरण है, यहाँ पर दिया है समस्त पद जो है देववाणी। समास विग्रह उसका क्या है? देवों की वाणी। ये समास विग्रह है। ओके, अब आता है समास विग्रह के भेद। ये दो प्रकार के होते हैं, नित्य समास विग्रह या लौकिक समास विग्रह। दूसरा होता है अनित्य समास विग्रह या फिर अलौकिक समास विग्रह। जो ये अलौकिक समास विग्रह है ये जो है संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। नित्य समास विग्रह जो है ये हमारा हिंदी में प्रयोग किया जाता है। ओके, अब देखते हैं समास के प्रकार। समास के भी प्रकार कई प्रकार से अलग अलग तरीके से होते हैं। सबसे पहला है पदों की प्रधानता के आधार पर ये चार प्रकार का होता है। पूर्व पद प्रधान समास जो कि अव्ययी भाव समास होता है। उत्तर पद प्रधान समास तत्पुरुष समास होता है। उभय पद प्रधान समास द्वंद्व समास होता है। और अन्य पद प्रधान समास कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ओके, बी है मूल रूप से समास के कितने भेद होते हैं? वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। सबसे पहले आता है केवल समास, फिर अव्ययी भाव समास, उसके बाद तत्पुरुष समास, फिर द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो है वो कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं। अब देखते हैं हम तीसरे तरीके से। हिंदी में समास के भेद 6 होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्वंद्व, चौथा द्विगु, पांचवा बहुव्रीहि और छठवां होता है तत्पुरुष समास। चलिए अब देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या है। जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय हो और पूरा शब्द अव्यय की तरह काम करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। सबसे पहले इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। जो अव्यय का भाव देता है वो अव्ययी भाव समास है। ये क्रिया विशेषण का भी भाव देता है। पहला पद जो होता है इसमें प्रधान होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? इसमें अव्यय या उपसर्ग आता है, उसके बाद क्या आती है? संज्ञा। फिर इसकी जो पहचान है वो है जिस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो और पूरा शब्द क्रिया को विशेष बनाए वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। इसके उदाहरण देखिए। आजीवन, देखिए आ जो है इसमें उपसर्ग है और जीवन जो है वो संज्ञा शब्द है। इसका अर्थ है जीवन भर। प्रतिदिन, प्रति इसमें उपसर्ग है और दिन संज्ञा है, प्रत्येक दिन। यथार्थ, यथा उपसर्ग है अर्थ के अनुसार। यथाशक्ति, यहाँ भी यथा जो है वो उपसर्ग है, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। ओके, अब देखते हैं उपसर्ग आधारित जो उदाहरण है। जो उपसर्ग बाद में आती है और संज्ञा शब्द पहले आता है। विवाह उपरांत, विवाह प्लस उपरांत, विवाह के उपरांत। युद्धोपरांत, इसका है युद्ध के उपरांत। ओके, फिर नेक्स्ट है विवाहोत्तर, इसका है विवाह के इतर। ठीक है, नेक्स्ट है द्वित्व वाले शब्द, यानी संज्ञा या अव्यय पद का दोहराव होता है, वो द्वित्व शब्द होंगे यहाँ पर। जैसे दिन दिन, हर दिन। घर घर, प्रत्येक घर। रात रात, हर रात। कानो कान, कान ही कान में। अब आते हैं इसके अन्य उदाहरण। पहला है पल पल, प्रत्येक पल, बात बात, हर बात। नगर नगर, प्रत्येक नगर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। ये क्या है? जिस समास में विशेषण प्लस संज्ञा का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी संरचना क्या होती है? विशेषण प्लस संज्ञा। जिसमें पहला शब्द दूसरे की विशेषता बताए वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। विशेषण और विशेष्य का यहाँ पर संबंध होता है। उपमान होता है विशेषण और उपमेय होती है संज्ञा। उदाहरण के लिए नील कमल, यानी कि नीला कमल। नीला जो है ये विशेषण शब्द है और कमल जो है ये विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि कमल हमारा संज्ञा शब्द है और नीला हमारा विशेषण है। फिर है महात्मा, महान, आत्मा। महाकवि, यानी कि महान कवि। अब है महापुरुष, महान पुरुष। ओके, अब है उपसर्ग वाले उदाहरण कैसे होते हैं कर्मधारय में देखते हैं। कुपुत्र, बुरा पुत्र। सुगंध, अच्छी गंध। दुर्गंध, बुरी गंध। सतपात्र, अच्छा पात्र। सपूत, अच्छा पुत्र। अब देखिए इसमें क्या है? सा, द, सा और का, कु, यानी कि ये सब जितने भी हैं
ये उपसर्ग हैं। फिर आता है द्वित्व वाले उदाहरण। विशेषण पदों का यहाँ पर दोहराव होता है, जैसे लाल लाल, काला काला, मीठा मीठा, हरा भरा, मोटा ताजा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम द्विगु समास। इसमें जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, पूरा समस्त पद समूह का बोध कराए, वहां पर क्या होता है, द्विगु समास जो होता है। फिर है संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद संज्ञा आती है। संख्या प्लस समूह क्या होता है, द्विगु समास होता है। द्विगु समास, अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे द्विगु मतलब दो गायों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, द्वारका 2 द्वारों का समूह। अब आप देख सकते हैं इन सभी में जो है वो संख्या आई है। अन्य उदाहरण इसके, अष्टवर्ष 8 वर्षों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, त्रिवेणी 3 नदियों का समूह, एकांकी 1 अंक का समूह। अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर पूरी 10 तक। फिर उसके बाद 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99 100, ये जो होते हैं ये सभी द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। अब आता है द्वंद्व समास। जिस समास में उभय पद, दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों एक दूसरे के विलोम या विलोम जैसे होते हैं या विलोम जैसा व्यवहार करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला है इतरेतर द्वंद्व। इसकी विशेषता है दोनों पदों के बीच और का भाव होता है, यानी कि और जो होता है उसका भाव निकलता है, लेकिन और को जो है लुप्त कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। फिर दोनों शब्द अलग अलग अर्थ रखते हैं। ओके, जैसे माता पिता, माता और पिता, दूध रोटी, दूध और रोटी, दिन रात, दिन और रात, सुख दुख, सुख और दुख, ऊंच नीच, ऊंच और नीच। फिर आता है हमारा विकल्प द्वंद्व। विकल्प द्वंद्व की विशेषता क्या है, दोनों शब्दों के बीच या अथवा का भाव होता है जो विकल्प को दर्शाता है, जैसे मीठा या नमकीन, लाभ हानि, पाप पुण्य, सच झूठ, ठंडा गर्म। ओके, अब देखते हैं समाहार द्वंद्व। इसमें क्या है, दोनों पद मिलकर एक समूह या सामूहिक अर्थ देते हैं और बहुवचन शब्दों का इसमें प्रयोग होता है, जैसे अन्न, जल, खाने पीने की वस्तुएं। यहाँ पर कई वस्तुओं को मिलाकर एक समूह बनाया गया है और बहुवचन भी है। रोटी, कपड़ा, जीवन की आवश्यकताएं, धन धान्य, संपत्ति का समूह। अब आता है बहुव्रीहि समास। इसे देखते हैं। इसमें उभय पद अप्रधान समास है। ये अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, सांकेतिक अर्थ देता है और योग रूढ़ शब्द जो है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पद उपस्थित हों परंतु उनका अर्थ किसी अन्य के लिए हो या तीसरे के लिए हो, वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए लंबोदर, गणेश यानी कि लंबा है जिसका उदर यानी कि गणेश, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाले विष्णु जी, नीलकंठ नीला है जिनका कंठ यानी कि शिव जी, पीतांबर पीला है जिनका अंबर यानी कि विष्णु जी, कमल नयन कृष्ण जी। और इसमें पर्यायवाची शब्द भी आते हैं, जैसे वसुधा इसका पृथ्वी, हिमन्या पार्वती हिम की पुत्री। अब अन्य उदाहरण आते हैं, जैसे कि अंजनेय होता है हनुमान यानी कि अंजनी के पुत्र। ओके, अब आता है रामारी यानी कि रावण जो राम का शत्रु है। कामारी, काम का अरि यानी कि शत्रु, कामदेव का शत्रु कौन है, शिव जी। त्रिनेत्र शिव 3 नेत्र वाले। चंद्रचूड़ चंद्र धारण करने वाले शिव। शशांक चंद्रमा। लोकपाल मंत्री। ठीक है, देखेंगे हम एक नोट, जिन शब्दों में स सह साथ में का अर्थ आता है वे बहुव्रीहि समास में आते हैं, जैसे सज्जन, सशक्त, सकल, सद्गुण, परिवार, सपरिवार, यहां पर आएगा सपरिवार। ओके, अब देखेंगे हम तत्पुरुष समास। पहले पद की अपेक्षा दूसरे पद की यहां पर प्रधानता होती है, दूसरा पद मुख्य होता है। तत्पुरुष समास के अब हम प्रकार देखेंगे। इसके 2 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण 2 प्रकार का होता है, इसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति आती है। फिर व्यधिकरण जो है इसमें 6 भाग होते हैं जो कारक तत्पुरुष में होते हैं। जो कारक तत्पुरुष होते हैं ना, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। कारक विभक्ति तत्पुरुष समास, इसको देखेंगे। दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहता है। जिस समस्त पद में उत्तर प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप हो, वहां पर तत्पुरुष समास होता है।
कारक विभक्ति के लुप्त रहने के कारण इन समासों को कारक तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। समास विग्रह करते समय छूटे हुए कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख कारक चिन्ह कौन कौन से हैं? को, से, के लिए, से, का, में। कारक विभक्ति के आधार पर कितने भेद हैं? इसके 6 भेद हैं तत्पुरुष समास के। आप देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला है कर्म, फिर करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। यहां पर जो है हमारा कर्ता को हटाया गया है और संबोधन को हटाया गया है। इन दोनों को हटाने के बाद जितने भी बचते हैं वो सभी तत्पुरुष समास हैं। पहला कर्म कारक तत्पुरुष समास, इसकी विभक्ति होती है को। विग्रह करते समय को का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए वनगमन, वन को गमन, नेत्र सुखद, नेत्र को सुखद, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, फिर जेब कतरा, जेब को काटने वाला। अब उसके बाद है करण कारक तत्पुरुष समास, इसकी विभक्ति होती है से। इसमें क्या होता है? उदाहरण देखिए, वाक युद्ध, वाक के द्वारा युद्ध। करण की जो विभक्ति होती है वो से और के द्वारा, ये दोनों होती हैं, इसलिए वाक युद्ध में आया है वाक के द्वारा युद्ध। नेक्स्ट है जग हसाई, जग के द्वारा हसाई, हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखा हुआ, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ा हुआ, रेल यात्रा, रेल से यात्रा। अब मैं आपको बताऊं से और के द्वारा ये दोनों कब यूज होते हैं। से जो है ये निर्जीव के लिए यूज होता है और के द्वारा हमेशा सजीव के लिए यूज होता है, ये आप याद रखना। अब देखते हैं संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, इसकी होती है के लिए। यहाँ पर विद्यालय, विद्या के लिए आलय, सर्वहित, सबके लिए हित, न्यायालय, न्याय के लिए आलय, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, विधान परिषद, विधान के लिए परिषद, रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, बलि पशु, बलि के लिए पशु, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। ओके, ये इसके सभी एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट है अपादान कारक तत्पुरुष समास। इसमें से का प्रयोग होता है और ये किस भाव में होता है? अलग या तुलना करने के। जैसे उदाहरण में देखिए, देश निकाला, देश से निकाला, यानी देश से अलग कर दिया गया। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। अब भय के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निभीत, अग्नि से भीत मतलब डरा हुआ, गज भीत, गज से भीत, शत्रु भीत मतलब शत्रु से भीत, शत्रु से डरा हुआ। फिर है विद्या अध्ययन के शब्दों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे? गुरुवाधीत, गुरु से अधीत किया हुआ, यानी कि गुरु से सीखा हुआ। ब्रह्मादीत, ब्रह्मा से सीखा हुआ, ब्रह्मा से अधीत किया हुआ। फिर आचार्यधीत, आचार्य से अधीत किया हुआ, यानी आचार्य से सीखा हुआ। उसके बाद आता है तुलना के भाव में। तुलना के भाव में क्या है? आत्मतुल्य, आत्मा से तुल्य, पाप तुल्य, पाप से तुल्य। ओके, नेक्स्ट है घृणा के भाव में इसका कैसे यूज होता है? सत्य घृणा, यानी सत्य से घृणा करने वाला, पाप घृणा, पाप से घृणा करने वाला। अब नेक्स्ट आता है हमारा संबंध कारक। इसमें क्या होता है? इसमें काके, की, रारे, री, नाने, नी, ये इसकी विभक्तियां होती हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। राजादेश, राजा का आदेश, मंत्रिपरिषद, मंत्रियों की परिषद। अब है राजमाता, राजा की माता, जलधारा, जल की धारा, शांति दूत, शांति का दूत, कन्यादान, कन्या का दान, पशु बलि, पशु की बलि। ओके, फिर आता है अधिकरण कारक। इसमें क्या है? इसमें होता है मैं पर ऊपर। ये आपको जहां पर भी दिखे तो वहां पर हमारा अधिकरण कारक तत्पुरुष समास होगा। जैसे काव्य निपुण, काव्य में निपुण, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, धर्मरत, धर्म में लगा हुआ, कर्मरत, कर्म में रत, यानी कर्म में लगा हुआ। ओके, अब देखते हैं तत्पुरुष समास के अन्य भेद। सबसे पहला है अलुक तत्पुरुष समास, फिर उपपद, फिर नए तत्पुरुष समास और फिर है लुप्त पद तत्पुरुष समास। ओके, सबसे पहले देखेंगे अलुक तत्पुरुष समास। इसमें क्या है? जहां कारक चिन्ह के, की, का होता है तथा प्रथम पद विभक्ति सहित होता है वहां अलुक तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखेंगे ठेकेदार, ठेके का दार यानी ठेका लेने वाला, थानेदार, थाने का दार, थाने को संचालित करने वाला, रसोई घर, रसोई का घर, जेब खर्च, जेब का खर्च। अब है उपपद तत्पुरुष समास। वे शब्द जिनमें प्रत्यय लगते हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते वे उपपद तत्पुरुष समास कहलाते हैं। विशेष,
प्रत्यय का योग होता है। इनमें विशेषता क्या होता है? प्रत्यय का योग होता है। जैसे लेखक, लेख प्लस का लिखने वाला। सर्वज्ञ, सर्व प्लस ज्ञा, सर्व जानने वाला। ज्ञानी, ज्ञान प्लस ई, ज्ञान जानने वाला। स्वर्णकार, स्वर्ण प्लस कार, सोना का कार्य करने वाला। फिर है फलदायी, फल प्लस दाई, फल देने वाला। ओके, अब आता है नए तत्पुरुष समास। ये क्या है? चलिए देखते हैं। नए तत्पुरुष समास में क्या है? अनुपसर्ग लगकर ना नकारात्मक अर्थ देते हैं, वहां पर नए तत्पुरुष समास होता है। इसके उदाहरण असत्य, ना सत्य। आ जो है वो ना का अर्थ दे रहा है। अकारण, ना कारण। अनचाह, ना चाह। अनपढ़, ना पढ़ा हुआ। अज्ञान, ना ज्ञान। अपवित्र, ना पवित्र, यानी कि जो पवित्र ना हो। ठीक है, इस तरीके से जहां आपको मिले वहां पर नए तत्पुरुष समास ही होगा। नेक्स्ट आता है लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसमें क्या है? कारक विभक्ति के साथ साथ कुछ अन्य पदों का भी लोप होता है, वहां पर लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। वायुयान, वायु में उड़ने वाला यान। बैलगाड़ी, बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी। रथ यात्रा, रथ में हुई यात्रा। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। ओके, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा समास का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। मैंने समास बहुत अच्छे से और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल्स थे उनके साथ करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और जितनी भी मैंने प्रीवियस वीडियोस डाली हैं उन्हें देखिए, उनके प्रैक्टिस सेशंस भी दिए हैं वो भी लगाइए, और अपने अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।